एक समय की बात थी, साल था 2013, जब नरेंद्र मोदी ने बिहार को गलत सलत इतिहास पढ़ा दिया। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों, ये ताकत थी हमारे सैनिकों की। उन्होंने सिकंदर को यहां परास्त किया, उसको मार करके भेजा। तब नीतीश कुमार ने उन्हें ही सही इतिहास पढ़ा दिया। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं। अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए। वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया, उसकी फौज कमजोर पड़ गई। और उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने बीजेपी को हरा दिया। राजद और जदयू की सरकार बन गई। लेकिन 2017 आया तो नीतीश ने राजद को बाहर कर दिया, बीजेपी सरकार में आ गई। या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। 2013 से 22 आ गया है। अब नीतीश ने फिर से बीजेपी को बाहर कर दिया है। सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। यह बिहार की राजनीति का घूमता दरवाजा है। कौन बाहर गया, कौन अंदर आया है। जो अंदर आया है वो कब तक अंदर रहेगा, जो बाहर गया है वो कब तक बाहर रहेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास 43 विधायक हैं। आज नीतीश कुमार ने 74 विधायकों वाली बीजेपी को गठबंधन और सरकार से बाहर कर दिया। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 105 विधायक हैं, लेकिन उसने 46 विधायकों वाले शिंदे गुट को अपना नेता मान लिया, जिसे अभी पार्टी की मान्यता तक नहीं मिली है और बीजेपी शिंदे के नेतृत्व में सरकार में शामिल हो गई। बिहार की कहानी सरकार गिराकर फिर से बनाने की नहीं है, बल्कि इस कहानी में सबसे बड़ी कहानी है कि क्या मोदी सरकार के मंत्री फोन कर विधायकों को करोड़ों रुपए की लालच दे रहे थे और जदयू तोड़ रहे थे। अगर यह बात सच है और जैसा कि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को इसकी रिकॉर्डिंग सुनाई है, तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपने सहयोगी दल की सरकार गिरा रही थी, करोड़ों रुपए का लालच दे रही थी, जिससे गुस्सा कर नीतीश कुमार ने बीजेपी को ही सरकार से बाहर कर दिया। पूरे दिन के इंतजार के बाद यह पहली तस्वीर है जब आज नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, जब उनका काफिला उनके निवास स्थान से चंद कदम दूर राजभवन की तरफ निकलता है। राजभवन और मुख्यमंत्री का निवास करीब करीब है, इसलिए आज समर्थकों की काफी यहां गहमा गहमी नजर आ रही थी। इसके पहले जनता दल यूनाइटेड की बैठक की कोई तस्वीर मीडिया को जारी नहीं की जाती है। जब नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों को फोन की रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, तो इसकी खबरें सूत्रों के हवाले से बाहर आती हैं, जिनमें बताया जाता है कि केंद्र के मंत्री विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशगी दे रहे थे और जदयू तोड़ने की बात कर रहे थे। मंत्री की संख्या 1 है या 2 है, मंत्री कौन है, नाम क्या है, इसकी जानकारी लीक नहीं की जाती है। लेकिन नीतीश ने कहा कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए वे इस गठबंधन को समाप्त कर रहे हैं। नीतीश का गुस्सा हो या भरोसा हो, इस दौर में जब बीजेपी तमाम खतरनाक जांच एजेंसियों से लैस है और राजभवन पर उसके इशारे पर काम करने के आरोप लगते हैं, नीतीश कुमार ने उसी राजभवन में जाकर इस्तीफा सौंप दिया। सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग आसपास से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए
की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बिहार की राजनीति में इज इक्वल टू हो गया है। जितना आरोप आप नीतीश पर लगाएंगे उतना ही आरोप बीजेपी पर भी लग जाता है। यह दौर मोदी शाह का दौर है। पूरे देश में उनकी राजनीति का डंका बजता है। मान लिया गया है कि दोनों जब चाहें ईडी, सीबीआई, आईटी लगाकर कहीं की भी सरकार गिरा सकते हैं और बना सकते हैं। उस दौर में इतनी ताकतवर पार्टी को कोई सरकार से बाहर निकाल दे, यह कोई साधारण बात नहीं है। बीजेपी चाहे जितना नॉर्मल दिखने का दावा करे, लेकिन मोदी शाह को रिजेक्ट करने का साहस ही दिखा देना बड़ी बात है। यह बात आप कांग्रेस के उन नेताओं से मिलकर पूछ सकते हैं जो डर के मारे पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और मंत्री बन गए। यह वो तस्वीर है जिसे देखकर बीजेपी को अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश और तेजस्वी यादव आगे आगे चल रहे हैं, ललन सिंह और राजद के दूसरे नेता इन दोनों के पीछे चल रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार सीधे तेजस्वी के घर जाते हैं और राबड़ी देवी से मुलाकात करते हैं। नए गठबंधन में राजद बड़ी पार्टी है। नीतीश के इस्तीफा देते ही बिहार मंत्रिमंडल अपने आप बर्खास्त हो गया। नीतीश ने बीजेपी के मंत्रियों को निकालकर इस्तीफा देने के बजाय खुद इस्तीफा देकर सरकार खत्म कर दी, उसका रास्ता चुना। उसके बाद उनके घर पर राजद, लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक होती है, जहां नीतीश को नेता चुन लिया जाता है। तो 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट, 164 और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके हम 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं, सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट, सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है। ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। जेपी नड्डा जी, ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। नए गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा, यह सवाल उतना बड़ा नहीं है जितना कि केंद्र का वह मंत्री वो कौन है जो विधायकों को करोड़ों रुपए दे रहा था। इसी सवाल में महाराष्ट्र में सरकार गिराने का जवाब मिलेगा। इसी सवाल में झारखंड में कांग्रेसी विधायकों को पैसे देकर हेमंत सरकार गिराने का जवाब मिलेगा। इसलिए यह सवाल बड़ा है, क्या नीतीश नए सिरे से शपथ के पहले रिकॉर्डिंग जारी कर देंगे या इसका मनोवैज्ञानिक तौर पर इस्तेमाल करेंगे ताकि सत्ता का हस्तांतरण आराम से हो सके। लेकिन जब तक रिकॉर्डिंग की वह आवाज सामने नहीं आती, उस केंद्रीय मंत्री का नाम सामने नहीं आता जिसने करोड़ों रुपए की लालच विधायकों को दी है, तब तक यह सवाल अनुत्तरित रह जाता है। ये 4 से 6 रिकॉर्डिंग है। ये विधायकों को कुछ उनके जानने वालों ने ही फोन किया था और उसमें कुछ करोड़ों के ऑफर दी गई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग है जो आज के बैठक में जिसे प्ले किया गया था। लेकिन नीतीश की नाराजगी का कारण अगर आप जानेंगे तो इसमें ये एक फैक्टर रहा है। आमतौर पर नीतीश पर आक्रामक हमला करने वाले गिरिराज सिंह ने भी संयमित प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, पटना जा रहे हैं। 10 अगस्त को पटना में बीजेपी की बैठक है। 17 में आप दोबारा साथ आ गए, आराम से साथ रहे, 19 का लोकसभा का चुनाव जीता, 20 का विधानसभा का चुनाव जीता, और आज जब 22 का अगस्त चल रहा है तो आप कह रहे हैं भाजपा हमको तोड़ने की कोशिश करती है। ये क्या मतलब है इसका? हमारा स्पष्ट कहना है नीतीश जी, आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं।
गठबंधन धर्म कौन निभा रहा था, इसका फैसला तो अब रिकॉर्डिंग के बाहर आने से ही होगा। आरोप तो लगता है कि बीजेपी ने उस चिराग पासवान की पार्टी तोड़ डाली जिसके नेता को चिराग हनुमान बताया करते थे। रामविलास पासवान ने नीतीश से पहले मोदी का साथ दिया, लेकिन उनके मरते ही लोक जनशक्ति पार्टी तोड़ दी गई और रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस मोदी सरकार में मंत्री बन जाते हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सड़क पर राजनीति करने चले जाते हैं। ये अच्छा नहीं हुआ। पूर्व में भी इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। आज से लगभग 3-4 वर्ष पहले भी इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका था और आरजेडी और जेडीयू के बीच में सरकारें बनी थी और सरकार बहुत अधिक दिन तक टिकाऊ नहीं रहा और सरकार चली गई। फिर दोबारे आरजेडी और जनता दल यू और कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये सब मिला के सरकार बन रही है, तो ये बिहार के विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है। सवाल बीजेपी के भीतर भी उठ रहा होगा कि किसके इशारे पर और क्यों इस गठबंधन को तोड़ने की स्थिति पैदा की गई। क्या इसमें अमित शाह की भूमिका थी? क्या नित्यानंद राय की भूमिका थी? क्या इन दोनों के एजेंट के तौर पर आरसीपी सिंह ये काम कर रहे थे? जो भी मंत्री करोड़ों रुपए देकर विधायकों को खरीद रहा था, वो कौन है? उसके पीछे किसका हाथ है? जवाब चाहिए। नीतीश और राजद के बीच करीब होने की खबरें आती रही हैं। अफवाह तो इसकी भी उड़ी कि राजद और बीजेपी करीब आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं और इसी बीच नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देते हैं और इसी बीच अग्निपथ को लेकर संजय जायसवाल नीतीश सरकार पर हमला करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले जाति की जनगणना का सबसे बड़ा फैसला नीतीश लेते हैं। मोदी सरकार जाति की गणना के विरोध में है, मगर बिहार में बीजेपी नीतीश के इस फैसले का विरोध नहीं कर पाई। बीजेपी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पाई। तेजस्वी यादव ने लगातार जाति की गणना को लेकर दबाव बनाया, शानदार राजनीति की, और जब नीतीश कुमार ने इसका फैसला ले लिया तो विपक्ष में रहते हुए भी राजनीति की एक बाजी तेजस्वी के हाथ में आ गई। बस सत्ता का आना बाकी रह गया था। यह वो सिक्का है जिसकी गणना का सवाल देश में पिछड़ों की राजनीति का आधार पूरी तरह बदल सकता है। पिछड़ों को लेकर बीजेपी ने जो समीकरण बनाए हैं उस पर पानी फेर सकता है। आज का दिन नीतीश के आत्मविश्वास का है तो तेजस्वी के राजनीतिक कौशल का भी। बिहार की राजनीति में नंबर 1 तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन पूरी राजनीति को देखिए तो तेजस्वी यादव ने किस तरह से नंबर 2 से खुद को नंबर 1 के बराबर कर लिया है। यह तस्वीर उसी की कहानी कह रही है। लंबे समय तक अपने पिता लालू के जेल में रहने के बाद भी तेजस्वी राजनीति के मैदान में टिके रहते हैं। ईडी सीबीआई का सामना करते हुए भी टिके रहते हैं। तेजस्वी चिराग साबित नहीं होते हैं। चिराग खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं और उनकी पार्टी टूट जाती है। उनके चाचा मोदी सरकार में मंत्री बन जाते हैं। यहां तेजस्वी ने अपने चाचा नीतीश कुमार को बीजेपी के हाथों गवा दिया, मगर आज तेजस्वी ने फिर से अपने चाचा को बीजेपी से छीन लिया है। क्या सबसे बड़ी पार्टी राजद को कभी यह पद दोबारा मिलेगा मुख्यमंत्री का? इस सवाल का जवाब भविष्य में छिपा है। बिहार में महागठबंधन वजूद में आ रहा है। यह वो समीकरण है जिसे बीजेपी हल्के में तो नहीं ले रही होगी, मगर इस बार के महागठबंधन के भीतर भी काफी कुछ नया होने जा रहा है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार कहते हैं कि यह सरकार पिछले 3 दिनों में नहीं बनी है, पिछले 2.5 महीनों की मेहनत का नतीजा है। पहले मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यानी इस्तीफा देने का मतलब यह है कि अब उनको बीजेपी के मंत्रियों का ना तो इस्तीफा लेना है ना उन्हें बर्खास्त करना होगा, क्योंकि अब पूरी कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व हो गई है। अब है नई सरकार बनाने की कवायद, तो अब उनके घर पर आरजेडी, लेफ्ट और जो वामपंथी दलों के विधायक हैं वो उनके यहाँ एक जुट रहे हैं। उसके बाद में वो एक तरह से उनको औपचारिक रूप से पहले नेता चुना जाएगा। जो समर्थन पत्र सभी पार्टियों का तैयार है, समर्थन पत्र दिया जाएगा। जहाँ तक सरकार बनाने में किसको क्या मिलेगा, तो अभी ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का होगा। किस पार्टी को कितना मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा इसका भी फॉर्मूला तय है, क्योंकि ये सरकार पिछले कुछ
3 दिनों में या 4 दिनों में नहीं बनी है, करीब 2.5 महीने तक ये पूरा एक्सरसाइज चला है। सभी पार्टियों के जो स्टेक होल्डर्स थे उनको समय के अनुसार नीड बेस्ड पे उनको सारी जानकारी दे दी है। सभी लोग ऑन बोर्ड हैं। एक मुख्यमंत्री होगा, एक उप मुख्यमंत्री होगा। सभी पार्टियों के, इस बार वामपंथी दलों के भी जो विधायक हैं उनको भी मंत्री बनने का मौका मिलेगा। सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली गई है। पहले कैबिनेट में जो है 4 लाख लोगों को रोजगार देने का एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसका टाइम फ्रेम भी बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ जो है वो सब कुछ डिसाइडेड है। क्या यह गठबंधन बीजेपी की वजह से टूटा है? इसका जवाब इस सवाल में है कि बीजेपी के किस कैबिनेट मंत्री ने, किस मंत्री ने करोड़ों रुपए की पेशकश कर नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। बिहार की राजनीति में नैतिकता कहीं खड़ी नहीं है। हर किसी ने नैतिकता को ताक पर रखा है। क्या बीजेपी के हाथ से बाजी निकल चुकी है? अब भी है। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के स्पीकर को भी लेकर नाराज थे। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने 7 अगस्त को ट्वीट किया कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, वे आइसोलेशन में चले गए हैं, लेकिन एक दिन बाद 8 अगस्त को ट्वीट करते हैं कि नेगेटिव हो गए हैं। क्या स्पीकर की कोई भूमिका होनी है? इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जब संकट शुरू हुआ तो वहां के राज्यपाल को भी कोविड हो गया, मगर मामला लंबा चल गया तो इस दौरान वे ठीक भी हो गए। नीतीश कुमार ने जब 2017 में राजद का साथ छोड़ा तब गोदी मीडिया ने इसे नीतीश का मास्टर स्ट्रोक कहा। आज गोदी मीडिया याद दिला रहा है कि नीतीश को तेजस्वी ने पलटू चाचा कहा है। कहा तो सुशील मोदी ने भी बहुत कुछ था। 2015 में सुशील मोदी ने नीतीश को धोखेबाज कहा। गिरिराज सिंह ने कितना कुछ कहा। इसके बाद भी बीजेपी 2017 में नीतीश का दामन थामती है तो जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि कुर्सी के लिए ही। बेशक नीतीश ने कहा था कि कभी राजद के साथ गठबंधन में लौटकर नहीं जाएंगे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाए थे। ये सारे बयान जनता के सामने हैं। लेकिन क्या बिहार में बीजेपी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई? हाल ही में बीजेपी के सभी मोर्चाओं के नेताओं की पटना में बैठक हुई। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आने वाले दिनों में विपक्ष का वजूद मिट जाएगा। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। लेकिन इस बैठक के बाद यही बयान जारी हुआ कि बिहार में गठबंधन के नेता नीतीश ही रहेंगे। क्या बीजेपी भी नीतीश को बीच बीच में उकसाती रही, फुसलाती रही? आज पहला दिन है, आज गठबंधन टूटा है। बीजेपी उस हिसाब से, अपने तेवरों के हिसाब से आक्रामक नजर नहीं आई। 2017 में जब बीजेपी ने जदयू का साथ दिया तब क्या बिहार की जनता ने उसे जनादेश दिया था? आज संजय जायसवाल कह रहे हैं कि जनादेश का अपमान हुआ है। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है। देखिए, बात है उस रिकॉर्डिंग की। क्या किसी केंद्रीय मंत्री ने करोड़ों रुपए का ऑफर नीतीश के विधायकों को दिया ताकि वो जदयू को तोड़ सकें? मध्य प्रदेश में जनादेश कांग्रेस को मिला था, लेकिन कमलनाथ की सरकार तोड़कर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाते हैं। महाराष्ट्र में किसी को साफ जनादेश नहीं मिला था, सरकार उद्धव ठाकरे की बनी, लेकिन शिवसेना को ही तोड़ दिया गया। पिछले चुनाव में गोवा में जनादेश बीजेपी को नहीं मिला था, लेकिन किस तरह कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाई गई। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। बीजेपी को मौका मिला था कि वह राजनीति में नई नैतिकताओं को कायम करे, मगर बीजेपी ने नैतिकताओं की सारी मर्यादाएं ध्वस्त कर दी और हर बार सहारा लिया कि कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा होता रहा है। ईडी आज की राजनीति का सबसे बड़ा नेता हो गया है।
यही सबसे बड़ा नेता है ईडी। सभी सवाल कर रहे हैं कि ईडी के अधिकारी कब पटना जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, जदयू और राजद के विधायकों पर छापे डालते हैं। यह ईडी की हालत हो गई है। 10 अगस्त बुधवार को नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस्तीफा देने के बाद नीतीश राजभवन दोबारा गए। उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे, जदयू नेता ललन सिंह भी थे, हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी और कांग्रेस के अजीत शर्मा भी थे। इसके पहले नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुन लिया गया। सभी राजभवन गए और नई सरकार बनाने का दावा कर दिया गया। नीतीश को कमजोर बताया जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी राजनीति के केंद्र में वे बने हुए हैं। इसका जवाब वो नहीं दे सकते जो ईडी, सीबीआई और गोदी मीडिया के लश्कर के दम पर छिपकर राजनीति करते हैं। इसका जवाब वही दे सकता है जो अपने दम पर राजनीति करता है कि कमजोर होते होते भी नीतीश कैसे राजनीति के केंद्र में हैं। ये जो नई सरकार बनेगी या ये जो महागठबंधन पार्ट 2 है, उसमें ये सहमति है कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे, क्योंकि अभी भी कई चर्चाएं अलग अलग जगहों पे, बिहार के अलावा यहाँ पे भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार ये कयास लगा रहे हैं। चूंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी एक मजबूत स्थिति में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और अग्रीमेंट हो, कुछ समय बाद फिर वो मुख्यमंत्री बने, कुछ पावर शेयरिंग का फॉर्मूला हो, या तेजस्वी यादव भी इसके लिए बात कर सकते हैं, या ये माने कि तय है कि नीतीश कुमार ही फिलहाल में मुख्यमंत्री दोबारा बनने वाले हैं? देखिए, इस बात में कोई 0.001% भी कोई आप शंका ना रखें कि एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। कि जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है, तो आरजेडी ने ये साफ कर दिया है कि ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए। तो इस बारे में नीतीश कुमार ही तय करेंगे, ये किसी की के मांग पर ये नहीं होगा। ये सारी बातें जो हैं सब तय हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों ने, नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, पिछले बार महागठबंधन 1 जो था उसमें उसकी गलतियों से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। इसलिए इस बार कोई गलती दोहराने की वो हिम्मत नहीं जुटा सकते या ऐसा राजनीतिक जोखिम नहीं ले सकते। इसलिए हर कदम जो है वो फूक कर ले रहे हैं और इसी के लिए इस सरकार के फॉर्मेशन के बारे में हर कुछ जो है पहले से तय है। हर चीज़ के बारे में उन्होंने एक तरह से आपस में विचार विमर्श कर लिया है। जो कुछ कंटेंसेस इशू भी थे उसके बारे में भी बातचीत हुई है। लोकसभा में किसको कितनी सीटें मिलेगी, ये सारा कुछ अभी से तय है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। कोई रोटेशनल यहाँ पर चीफ मिनिस्टरशिप नहीं चलने वाला है। जब तक चाहेंगे वही मुख्यमंत्री रहेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तभी वो हटेंगे। नीतीश और तेजस्वी का एक साथ मार्च करना कई पुराने सवालों को मांझकर नया कर रहा है। क्या नीतीश ने केवल सरकार बनाई है या बचाई है? नीतीश के इस कदम से लगता है कि वे सत्ता का खेल खेलते हुए हमेशा पिछड़ा वर्चस्व की राजनीति के प्रति वफादार रहना चाहते हैं। उनकी यही वफादारी तेजस्वी के करीब बार बार ले आती है। मोदी शाह ने हिंदुत्व के बैनर तले पिछड़ावाद को काफी मजबूत किया, ऐसा दावा किया जाता है। इसके लिए समाजवादी धारा के नेताओं को तोड़ा गया और इसके आधार को हिंदुत्व में मिलाया गया। तो क्या आप समाजवादी धारा हिंदुत्व के पिछड़ावाद से अपना पिछड़ावाद हासिल कर पाने के लिए बेचैन है? पटना में ही जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी विचारधारा के लिए लड़ती है, जीती मरती है। मगर नड्डा भूल गए कि लोहियावादियों के भीतर बहुत सारे नेता रहते हैं। लोहिया, जेपी, कर्पूरी, चंद्रशेखर, मुलायम, न जाने कितने रहते हैं, मगर सबकी विचारधारा एक है। बेशक ये टूट कर बिखरते हैं मगर फिर से जिंदा हो जाते हैं। जाति की जनगणना की राजनीति अभी किस तरफ करवट लेगी कोई नहीं जानता, मगर पिछड़ी जाति के इन समाजवादी नेताओं ने अपनी विचारधारा को बचाने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है। अगर आप लोहियावादियों की बेचैनी को समझना चाहते हैं तो सत्यपाल मलिक की तरफ देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राज्यपाल बनाया, मगर सत्यपाल मलिक अपनी विचारधारा के प्रति वफादारी निभा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग बोलने की है। जवानी में सत्यपाल मलिक धुरंधर छात्र नेता थे, बुढ़ापे में भी उनकी जवानी बोल रही है। राज्यपाल होकर भी बोलने की हिम्मत रखते हैं कि मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग करती है। बीजेपी के लिए समाजवादियों को खत्म करने का सपना कांग्रेस को मिटा देने के सपने से बड़ा है, लेकिन वो ये बात खुलकर कभी कहती नहीं। बीजेपी चाहे जिस दम पर हिंदू एकता का दावा करती है,
लेकिन इस एकता के नीचे पिछड़ी राजनीति छटपटा रही है। पिछड़े नेता जानते हैं कि वे दूसरे की विचारधारा की नाव में खड़े होकर नेता नहीं बन सकते। इसलिए यूपी चुनाव के समय कई पिछड़े नेताओं ने बगावत की। पिछड़े नेताओं का एक जुनून नेता बनने का होता है, जिसे बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति में निखरने का मौका नहीं मिलता। पिछड़े नेताओं को आप अनुशासन के नाम पर मशीन नहीं बना सकते। मशीन बनाएंगे तो अपनी पार्टी बना लेंगे। इसलिए पिछड़े नेताओं के भीतर दुबका हुआ लोहियावाद, कर्पूरीवाद करवटें बदल रहा है। लोहियावाद के मूल में है वर्चस्व का विरोध करना। जब नेहरू और कांग्रेस का जलवा था, तब लोहियावादियों के पास हौसला था। लोहिया के नेतृत्व में समाजवादियों ने उस समय के वर्चस्व को तोड़ दिया। क्या समाजवादी खेमा फिर से मोदी के वर्चस्व को तोड़ पाएगा? यूपी में अखिलेश भले हार गए, मगर बीजेपी के वोटों का प्रतिशत और सीटों की संख्या दोनों कम कर दी। सियासी लड़ाई में फैसला एक दिन में नहीं होता और हमेशा के लिए कभी नहीं होता। इन सवालों का जवाब 2024 के चुनाव में मिलेगा। महाराष्ट्र और बिहार में लोकसभा की 88 सीटें हैं। बीजेपी इस बदलाव को कभी हल्के में नहीं लेगी। मूल सवाल वही है कि किस मंत्री ने फोन कर विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, करोड़ों रुपए की लालच दी। ये मंत्री कौन है? जब शिंदे समर्थक विधायक अपने नेता उद्धव ठाकरे को ठुकराकर इतना शानदार डांस कर रहे थे, तब भी यही आरोप लगा कि इसके पीछे पैसे का खेल है, ईडी का खेल है। आप राजनीति के चक्कर में अपना डांस भूल गए हैं, मगर मुझे खुशी है कि विधायकों ने डांस करना नहीं छोड़ा। होटल का पैसा कहां से आया, हवाई जहाज का पैसा कहां से आया, जांच एजेंसियों ने किसे डराया, इन सवालों पर नहीं जाएंगे तो डांस ही देखते रह जाएंगे। और बिहार में क्या होने वाला था, महाराष्ट्र में क्या हुआ और झारखंड में क्या होने जा रहा था, कभी नहीं समझ पाएंगे। मोदी राज के सशक्त 8 साल बीत जाने के बाद भी देश के 2 बड़े राज्य बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी अभी भी ईडी, सीबीआई, आईटी के दम पर आधार तलाश रही है। महाराष्ट्र में वह सरकार के भीतर बाहरी की तरह नजर आती है, तो बिहार में सरकार से ही बाहर कर दी गई। सरकार गिराते समय उसका भरोसा देखने लायक होता है, लेकिन यह भरोसा कितना मजबूत है, इसी से पता चलता है कि 36 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बनेगा, इसकी सूची बनाने में 41 दिन लग गए। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने शपथ ली और मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ। अभी इसी का फैसला नहीं हुआ है कि असली शिवसेना कौन है, सिंबल किसका है, स्पीकर का फैसला सही था या नहीं। जानकार बताते हैं कि शिंदे गुट के साथ ऐसे विधायक भी आए जिन पर ईडी की नजर थी। अब ऐसी सारी चर्चाएं समाप्त हो चुकी। आज शपथ लेने वालों में संजय राठौर का भी नाम है। 1 साल पहले बीजेपी संजय राठौर पर आरोप लगा रही थी कि पूजा चौहान को खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए मजबूर किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया जेल भेजने की मांग कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस मंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। संजय राठौर ने इस्तीफा भी दिया। अब इनका फडणवीस ही हाथ मिलाकर स्वागत कर रहे हैं। संजय राठौर की हकालपट्टी नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूजा चौहान की आत्महत्या हत्या है। संजय राठौर इसके लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे क्या शरद पवार के संदेशा की इंतजार कर रहे हैं? भारत में इन दिनों अमृत काल चल रहा है। इस काल में भी भांति भांति का बवाल चल रहा है। बिहार की एक सियासी आदत है, वो यह कि बहुत ज्यादा सीटी बजाने पर परेड करना बिहार के नेताओं को अच्छा नहीं लगता है। किसी भी दल के नेता हों, इस बात से चट जाते हैं। ईडी को सीटी कम बजानी चाहिए। राजनीति राजनेता ही करे तो अच्छा है, बाकी आप ब्रेक ले लीजिए। आखिरकार 4 दिनों तक पुलिस के साथ लुका छिपी के बाद एक महिला के साथ बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। बीते शुक्रवार को नोएडा की ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में उसने एक महिला के साथ सरेआम बदसलूकी और गाली गलौज की। उसका वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन पर उसके खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ा। फिर वो गिरफ्तार हुआ। अब उसकी पुरानी कई सारी करतूतें सामने आ रही हैं। सियासी नेताओं से उसकी करीबियां भी अब दिखाई देने लगी हैं। क्या हो गया भाई साहब?
बीते शुक्रवार को नोएडा की ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करने वाला कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मंगलवार सुबह उसे मेरठ से उसके 3 साथियों राहुल, संजय और नकुल त्यागी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 12 टीमें लगी हुई थीं। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी में कब्जे का विवाद 3 साल पहले शुरू हुआ था। शुक्रवार को झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही आरोपी श्रीकांत की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ, वो पहले दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ गया, जहां से वो फ्लाइट पकड़कर लखनऊ जाना चाहता था। वहां वो अपने राजनीतिक गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य की शरण में रहना चाहता था, लेकिन फिर उसने प्लान बदला और वहां से मेरठ गया। मेरठ के बाद वो मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहा, फिर वापस मेरठ लौटा और उसके आसपास घूमता रहा। इस दौरान श्रीकांत ने 2 बार अपने मोबाइल और गाड़ियां बदली। आरोपी की 5 गाड़ियां जब्त हुई हैं, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी, 1 होंडा सिविक है। सभी गाड़ियों के नंबर VIP यानी आखिर में 001 वाले हैं। हर नंबर इसने 1,10,000 रुपए देकर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में विधानसभा और विधायक का जो स्टिकर लगा है, वो उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिलवाया था। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। और जी अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ये इसके द्वारा बताया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में कहा कि उसने महिला के साथ गलत किया है, उस पर पछतावा है। आरोपियों की संपत्तियों की जांच जारी है। श्रीकांत त्यागी के बीजेपी के अंदर राजनीतिक रसूख को इसी से समझा जा सकता है कि गाजियाबाद प्रशासन ने उसे 1-2 नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसे 7 गनर दे रखे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसके कहने से उसे इतनी सुरक्षा मिली हुई थी, जबकि उसके ऊपर 9 से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज थे। श्रीकांत त्यागी से अब भले ही बीजेपी पीछा छुड़ा रही हो, लेकिन आज भी मोदी नगर के इस मकान पर श्रीकांत त्यागी के बैनर पोस्टर देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी नगर के इस घर का वो चुनावी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में गाजियाबाद पुलिस ने कहा, 2018 में LIU की रिपोर्ट के आधार पर श्रीकांत और उसकी पत्नी को 7 गनर दिए गए। अपनी जान को खतरा बताकर श्रीकांत ने गाजियाबाद के सिहानी गेट के पते पर ये गनर हासिल किए। 2020 में जब श्रीकांत और उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ तो गनर वापस ले लिए गए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद नोएडा पुलिस ने कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये बात भी साफ हो गई है कि किस तरह से श्रीकांत त्यागी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और इस मामले में कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। नोएडा से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।